नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 7th एंड 8th, इसमें जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है पेपर, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के सार्वभौमिक समानता को स्वीकार करता है। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से जो स्थान रूस, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका का है, वही स्थान चिली या पेरू या साइप्रस या घाना का है। सार्वभौमिक समानता का सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पात्रों अर्थात राज्यों में एक रूपता स्थापित करता है तथा एक संगठित समाज की दिशा में पहल करता है। फिर भी कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत आंतरिक राजनीति में जितना महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रभावहीन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य कानून की मदद प्राय कम ही लेते हैं। वे शक्ति के आधार पर ही अपने हितों की रक्षा करते हैं। कानून स्वयं आगे बढ़कर कमजोर राज्य की रक्षा के लिए सामने नहीं आता। सिद्धांत में चिली अमेरिका की सार्वभौमिक प्रभुसत्ता को एक ही स्तर देने पर भी अमेरिका के वोट में जो शक्ति है वो चिली के वोट में नहीं, क्योंकि अमेरिका शक्ति का प्रतीक है। अगला जो बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के पात्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व खोते या प्राप्त करते रहते हैं। कई राज्य संघ में शामिल होकर अथवा स्वतंत्र व्यक्तित्व खो देते हैं। कभी संघ के विघटन से कई स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हो जाते हैं। राज्यों के विभाजन से भी राज्यों की संख्या में वृद्धि होती है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता से या न्यास व्यवस्था समाप्त होने से भी राज्यों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त होता है। इन सभी परिस्थितियों में राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि की इकाई या विषय वस्तु बने रहते हैं। अगला जो बिंदु है वो है पिछले 50 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की विकास की गति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। न केवल राज्यों की आंतरिक विधि से इसके संबंध में निकटता बनी है, अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसको समृद्ध बनाया है, अपितु व्यक्ति से संबंधित एक नए अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी विकास हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने व्यक्ति क्या है या व्यक्ति का क्या स्थान है। संपूर्ण राज्य व्यवस्था जिस दूरी के आसपास चक्कर काटती है वह व्यक्ति ही है, लेकिन व्यक्ति का स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं है। वह उस राज्य से पहचाना जाता है जिसकी राष्ट्रीयता या नागरिकता उसके पास है। राज्य उसका हर जगह संरक्षक व प्रहरी है और वही अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इकाई के रूप में व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं है। जो भी उसका स्थान है वह राज्य के माध्यम से ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मानवीय कल्याण के लिए जो कुछ किया जाता है उसके पीछे भावना व उद्देश्य मानव की भलाई है। जैसे बाल सहायता कोष, शरणार्थी सहायता कोष, श्रमिक संघ, स्वास्थ्य संघ, कृषि संघ, यूनेस्को आदि संस्थाएं बड़े पैमाने पर मानव के कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। रंग भेद की नीति के खिलाफ अभियान, दास व्यापार को रोकना, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र आदि मानव कल्याण की भावना से प्रेरित कार्य है। लेकिन तथ्यतः ये सही है कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि का पात्र या इकाई नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य या लक्ष्य है। अगला जो बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जिन बातों को लिया जा सकता है उनका उल्लेख विचारकों ने अलग अलग प्रकार से किया है। ग्रोसियस ने युद्ध और शांति के कारणों को इसका प्रमुख भाग माना है। प्रोफेसर ओपेनहेम ने भी इसी दृष्टि से अपने ग्रंथों को 2 खंडों में विभाजित किया है और एक में युद्ध तथा दूसरे में शांति के कानूनों का उल्लेख किया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित परंपरावादी दृष्टिकोण उसे 2 भागों में विभाजित करता है। युद्ध से संबंधित कानून युद्धकर्ता एवं तटस्थ राष्ट्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करता है। युद्ध के समय शांतिकालीन कानून लागू नहीं होते। अनेक लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की नई दिशाओं का उल्लेख किया है। धन्यवाद।